नमस्कार, हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कराई माल्टा खाओ प्रतियोगिता, दावत में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। पत्नी और बेटी समेत सीएम त्रिवेंद्र कोरोना संक्रमित, बड़ी संख्या में संपर्क में आए हैं नेता और अफसर। दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हर की पौड़ी पर किया गंगा पूजन, उत्तराखंड और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। डोईवाला में हाथियों के आतंक से किसान परेशान, गन्ने की फसल को हाथी ने किया चौपट, शासन प्रशासन से किसानों ने लगाई मदद की गुहार। लालकुआं में नेशनल हाईवे ने गरीबों को करा ठंड में बेघर, बुजुर्ग महिला ने सुनाया अपना दर्द, पीड़ित ने लगाई गुहार। उत्तराखंड में शीतलहर से तापमान में आई गिरावट, कड़ाके की ठंड से पेड़ों पर जम गया पाला, झरने भी बने बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस ने किया रचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस ने गांधी पार्क में किया कार्यक्रम का आयोजन, शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है कांग्रेसियों ने। बता दें कि 3 दिन के शीतकालीन सत्र के विरोध में कांग्रेस लगातार, इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए शीतकालीन सत्र को बढ़ाने की मांग की गई थी। गांधी पार्क के मुख्य द्वार पर चला काल्पनिक विधानसभा सत्र, पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने किया नेतृत्व। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। 21 से 23 दिसंबर तक चलेगा 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र, जिसकी अवधि बढ़ाने की मांग लगातार कांग्रेसियों द्वारा की जा रही है। लगातार हो रही शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग। कांग्रेसियों का कहना है कि हम संसद का घेराव करेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर। पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने किया नेतृत्व। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 21 से 23 दिसंबर तक चलेगा 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र। देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस ने किया रचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन। और अब आपको डोईवाला से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर हाथी की धमक से परेशान हुए लोग। डोईवाला से बड़ी खबर, हाथी की धमक से परेशान हुए लोग। जंगल से गन्ने के खेत में आया हाथी, गन्ने की फसल को किया चौपट। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। डोईवाला ब्लॉक के जीवनवाला गांव का मामला। बड़ी खबर डोईवाला से, जहां पर हाथी की धमक से लोग परेशान हो गए हैं। जंगल से गन्ने के खेत में आया हाथी, गन्ने की फसल को हाथी ने चौपट कर दिया। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। डोईवाला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर हाथी की धमक से परेशान हुए लोग। जंगल से गन्ने के खेत में आया हाथी। बड़ी खबर, गन्ने की फसल को हाथी ने किया चौपट। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। डोईवाला से बड़ी खबर, हाथी की धमक से परेशान हुए लोग। और अब बढ़ेंगे खबरों में। खबर लालकुआं से, जहां पर सर्द मौसम में मजदूरी करने वाले किसान सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जू नहीं रेंग रही। गोला नदी में मजदूरी कर रहे यूपी बिहार के मजदूर वन निगम, वन विभाग और उत्तराखंड सरकार को करोड़ों का राजस्व रोजाना देते हैं, पर इस ठंड के मौसम में लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। 1 सप्ताह से लालकुआं शहर के आसपास के लोगों को धूप के दर्शन नहीं हुए। ऐसे में इस ठंड के मौसम में जहां जल जीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को सरकार की तरफ से ठंड से बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। मजदूरों के पास ना तो सेफ्टी जूते हैं और ना ठंड से बचने के लिए कपड़े। रुपये का राजस्व पर डे का दिया जाता है। यहाँ से हम लोग खनन में काम करते गोला श्रमिक
फिर भी वो हमको वितरण जल्द नहीं करा पाते हैं। उनसे वही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आज कंबल और लकड़ी का व्यवस्था कराएं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसमें गोला में बहुत काफ़ी बीमार पड़ जा रहे हैं काम करने वाले श्रमिक। कई साल है काम करते हो गए हमें गोला नदी में, न जूता न कमर कुछ चीज़ नहीं मिलती है हमें, न लकड़ी। मैं प्रवास से काम करते हैं, मैं कहाँ जाऊँ इतनी ठंड में, कुछ भी नहीं मिला है। कोई कोई पूछने आया? नहीं, कोई नहीं। नैनीताल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तल्लीताल के गांधी चौक में बढ़ती महंगाई के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भाजपा का पुतला फूंका। भाजपा सरकार को जनविरोधी बताते हुए नगर अध्यक्ष अनुपम कबड़वाल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। डबल इंजन से केवल महंगाई का धुआं निकल रहा है, जिससे आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बढ़ी हुई कीमतों को वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। सितारगंज में अखिल भारतीय वाल्मीकि विकास परिषद ने अपनी मांगे पूरी न होने पर नगरपालिका प्रांगण में जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि नगरपालिका चेयरमैन श्री दुबे जी की मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो आगे भी हम सफाई व्यवस्था ठप रखेंगे। उसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन एवं उप जिलाधिकारी की होगी। हो चुके हैं, दूसरा दिन है आज, हमको काम बंद किए, फिर भी प्रशासन द्वारा हमारे नगरपालिका चेयरमैन श्री हरीश दुबे की मांगों को कोई भी संज्ञान में नहीं लिया जा रहा। दूसरी बात यह है कि प्रशासन के अधिकारियों द्वारा हमारी अधिशासी अधिकारी सरिता राणा पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं जिला अधिकारी भी इसमें दबाव में काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब तक नगरपालिका हरीश दुबे जी की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम लोग उस काम को बंद रखेंगे। खबर लालकुआ से, जहां पर बिंदु खट्टा क्षेत्र की घटना, गोला नदी के ऊपर खनिज भर के आ रहा है। एक ट्रक के ब्रेक फेल होने से एक मकान में जा घुसी, लेकिन हादसे में कोई जान माल की हानि नहीं हुई, पर डंपर मकान में इस कदर घुसा कि मकान में कई जगह खतरनाक दरारें पड़ गई। बता दें कि जहां पर ट्रक घुसा उसके बगल में उन्हीं के घर पर एक भगवान का मंदिर स्थापित था। अभी आधा घंटा हो रहा है सर, और यहाँ से ट्रक आया और सीधे मैं तो बगल दुकान में था, दुकान यहाँ से यहाँ पर टकराया। और एक बात और बताना चाहूँगा, ये ट्रक मालिक हैं, इनके साथ हमारा अभी मुकदमा चल रहा है लालकुआ थाने में, और मेरे को लगता है कि इसमें इनकी साजिश है, ये पूरा मकान तोड़ना चाहते हैं हमारा। काशीपुर के बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने करोड़ों की लागत से बने रोडवेज बस स्टैंड के नवनिर्मित भवन का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि बाजपुर में लोगों द्वारा लंबे समय से रोडवेज बस स्टैंड बनाने की मांग की जा रही थी। लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 3 करोड़ 72 लाख की लागत से बने रोडवेज बस स्टैंड के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। देखिए, बाजपुर में आज 3 करोड़ 72 लाख की लागत से बस स्टेशन का लोकार्पण हुआ है। क्षेत्र की महान जनता की लगातार मांग थी और आज मुझे बेहद प्रसन्नता है, खुशी है कि मुझसे वो कोई अवसर मिला है कि मैं इस बस का निर्माण कर सकूं और इसको हम भव्य बनाना चाहते हैं। हरिद्वार से जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा खेड़ी शिकोहपुर गांव पहुंचे और उन्होंने लाखों रुपए की लागत से बन रही सीसी इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य राव फसाहत तथा जिला पंचायत सदस्य भाजपा नेता सुबोध राकेश सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने बताया कि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद अभी 1 वर्ष ही हुआ है, लेकिन क्षेत्र का विकास जिस प्रकार से पिछले 1 वर्ष में हुआ है, इतना विकास पूरे 5 साल के कार्यकाल में भी पिछले अध्यक्ष नहीं कर पाए। जिला योजना का एक रोड यहाँ पर सैंक्शन हुआ है, जिसका उद्घाटन के लिए हम लोग आए हैं और रोड की स्थिति देखकर लग रहा था कि गांव वालों को उसकी बहुत परेशानी थी। उसको बनाने का हम लोगों ने आज उद्घाटन किया है और 10 दिन के अंदर 10-15 दिन के अंदर वो तैयार हो जाएगा। गांव वालों में इस बात की बड़ी खुशी है और हम लोग ये वचनबद्ध हैं, अपने आप को हमने इसके लिए वचनबद्ध रखा है कि ज़िले के
ज़्यादातर गाँव को जितना भी हो सकता है, क्योंकि समय बहुत कम रहा मेरा, जितना भी हो सकता है हर गाँव को टच करें और लोगों की जितनी भी समस्या हो समाधान हो सके। सितारगंज में नगर व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व यूथ कांग्रेस कमेटी की एक बैठक मेनका टॉकीज स्थित कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में समस्त बूथों पर सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देते हुए बूथ कमेटियां बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में 21 दिसंबर को देहरादून में यूथ कांग्रेस द्वारा रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ो के तहत होने वाली विधानसभा घेराव को लेकर चर्चा की गई और सैकड़ों कांग्रेस जनों द्वारा देहरादून जाने पर निर्णय लिया गया। कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित है। इसमें हमारे पोलिंग बूथों को लेकर के हमने एक ये बैठक रखी थी, क्योंकि हम सभी कांग्रेस जन जो है हफ्ते में या 10 दिन बाद एक अपने नगर या ब्लॉक में जितने भी पोलिंग बूथ हैं उन पे हम वहाँ पे जाकर के पोलिंग बूथों पे अपने पोलिंग बूथों के कांग्रेस जनों से मिलेंगे और अपने पोलिंग बूथों को मजबूत। बूथ कमेटी है, हम लोग अब एक कार्यक्रम बनाया है जिसमें हम हफ्ते में 1 या 2 दिन में जैसे भी जाएंगे और हर बूथ जाके वहाँ की बूथ कमेटी का गठन करेंगे और अपने लोगों को वहाँ पे मजबूत बनाएंगे। और दूसरी है कि एक हमारा यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम है रोजगार दो या गद्दी छोड़ो, जो परसों को 21 तारीख को देहरादून में हो रहा है, जिसमें हमारे यूथ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तराखंड के अध्यक्ष और हमारे उत्तराखंड के कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी और प्रभारी जी भी आ रहे हैं। देहरादून में आगामी 21 दिसंबर से विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए लगातार नई रणनीति बना रही है, जिसके चलते कांग्रेस ने राजधानी देहरादून में गांधी पार्क स्थित रचनात्मक तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी के नेतृत्व में काल्पनिक विधानसभा सत्र चलाया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष के सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग की गई। इस दौरान पूर्व विधायक गणेश कोरियाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसा है कि अमूमन प्रतिवर्ष विधानसभाओं का जो काम होता है विधानसभा में 60 दिन कम से कम विधानसभा चलने होती है। जब से सरकार आई है ये विधानसभा से बचना चाहती है। ये बड़ा जैसे इस समय तो इतने बड़े ज्वलंत मुद्दे हमारे सामने हैं। एक तरफ कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी से तमाम बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने है। हम उस पर हमारे लोग सदन में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार सदन में चर्चा से भाग रही है। खबर देहरादून से, जहां पर स्मार्ट पेबल्स के कुलजीत सिंह एवं रमनप्रीत कौर द्वारा मनवीर कौर की 70वीं जयंती पर व्हील चेयर वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि मेयर सुनील उनियाल गामा द्वारा दिव्यांग जनों को व्हील चेयर एवं समाज सेविकों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। समाज सेविका रमनप्रीत कौर द्वारा बताया गया कि दिव्यांग जनों के लिए यह आयोजन उनके द्वारा पहली बार किया गया और आगे भी इस तरह के आयोजन समय समय पर किए जाएंगे। मेरा नाम कुंवरदीप सिंह है और श्रीमती मनवीर कौर मेरी माता जी का नाम है। तो उनकी 70वीं जयंती है, उसी उपलक्ष्य में मैंने और मेरी बड़ी बहन प्रीत कौर जी ने सोचा कि बहुत ही अच्छा दिन है, तो इसमें हम गरीब लोगों को, असहाय लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को व्हील चेयर्स का वितरण करें हम। तो बस इसी उपलक्ष्य में हम व्हील चेयर्स का वितरण कर रहे हैं। खबर खटीमा से, जहां पर लाभार्थी वितरण आयोजन में मुख्यमंत्री राहत चेकों व कंबलों का वितरण किया गया। आपको बता दें कि उपजिलाधिकारी निर्मला बिष्ट व नानक मत्ता विधायक प्रेम सिंह राणा द्वारा 2 लाख से ज्यादा राहत राशि के चेक समेत दर्जनों कंबल गरीबों को दिए गए। तो वहीं खटीमा उपजिलाधिकारी ने बताया कि समय समय पर क्षेत्रीय लोगों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ उन तक पहुंचाने का कार्य विभाग करता रहता है। इस कारण आज भी क्षेत्र के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राहत कोष राशि चेकों के साथ कंबलों का भी वितरण किया गया। मुख्यमंत्री राहत कोष के चेक यहाँ पे प्राप्त हुए थे, तो वितरण हेतु उसको तहसील से कल और आज ही वितरण किए गए थे विधानसभा वाइज माननीय विधायकगण के माध्यम से। और साथ ही साथ शीतलहर का प्रकोप भी चल रहा है, तो अलाव जलाने के साथ साथ जो कंबल वितरण की व्यवस्था है वो भी इसमें भी शासन से बजट प्राप्त हुआ है, तो उसी क्रम में कंबल वितरण किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो सम्मानित हमारे जो संपन्न लोग हैं, जो इच्छा करते हैं कि वो लोग अपना जो है कुछ कंबल वितरण की इच्छा रखते हैं, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, तो उनके माध्यम से भी कंबल वितरण कराया जा रहा है। शीतकालीन में आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो इन लोगों के प्रार्थना पत्र मुझे प्राप्त हुए थे, तो जिनको मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा एक वितरण किया गया और साथ में
इस ठंड शीतकालीन और ठंड के मौसम को देखते हुए एक कंबल वितरित किया। उत्तराखंड में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद अब सीमांत यमुना घाटी के नगर कस्बों से लेकर गांव तक ठंड का सितम बढ़ गया है। ठंड के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना घाटी के ऊंचाई क्षेत्रों में यमुनोत्री, कालिंदी, गुलाबी कांठा, केदार कांठा, चांदशील, बुग्याल और हर की दून घाटी में हुई बर्फबारी से निचले क्षेत्र शीतलहर की चपेट में हैं। घाटी के बड़कोट, नौगांव, पुरोला, मोरी और डामता में तापमान 4 से 5 डिग्री तक पहुंच गया। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर दिख रहा है। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से मैदानों में ठंड बढ़ गई है। सर्द हवाओं से गलन बढ़ गई है। पारा भी करीब 10 डिग्री तक लुढ़क गया है। इतनी ठंड बढ़ गई है कि लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। सड़कों व बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। मौसम विभाग ने मौसम शुष्क रहने और कुछ स्थानों पर कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। बता दें, कड़ाके की ठंड एक बार फिर से कंपकपी छुड़ाने लगी है। ठंड से राहत पाने के सारे जतन फेल साबित हो रहे हैं। पिछले दिनों पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर जगह ठंड का प्रकोप दिख रहा है। पहाड़ों में इन दिनों धूप खिली है, लेकिन धूप से तपिश गायब है। बर्फीली हवाएं बेचैनी बढ़ा रही हैं। राहत मैदानी इलाकों में भी नहीं है। यहाँ कोहरे का प्रकोप बढ़ा है। आपको बता दें, राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जगहों पर पाला पड़ने की संभावना जताई है। पाले को देखते हुए विभाग ने अगले 5 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ रह रहे लोग अगले कुछ दिन सतर्क रहें, ठंड से अपना बचाव करें। बात करें उत्तरकाशी के गुलाबी कांठा की, तो गुलाबी कांठा इन दिनों बर्फ से सफेद है। जहाँ भी नजर दौड़ाओ, हर तरफ चांदी सी जमी बर्फ नजर आ रही है। ये बर्फीले बुग्याल यमुनोत्री धाम से सटे हुए कालिंदी पर्वत में है। गुलाबी कांठा क्षेत्र समुद्र तल से करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हनुमान चट्टी से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इस बर्फीले मैदान में इन दिनों करीब 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में पाले का प्रकोप बढ़ेगा, तापमान में गिरावट आएगी। ऐसे में पहाड़ हो या फिर मैदान, वाहन चलाते वक्त अतिरिक्त रूप से सावधान रहें। गाड़ी की स्पीड कम रखें। कोहरे में फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें। उत्तरकाशी से के न्यूज इंडिया के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध मिनी स्विट्जरलैंड चोपता दुगलविट्टा में अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई बेदखल करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। रुद्रप्रयाग वन विभाग की ओर से
अवैध अतिक्रमण करने वाले 59 लोगों को पूर्व में ही नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन बीच में कोरोना वायरस के कारण अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अब अंतिम चरण में वन विभाग की ओर से बेदखली आदेश जारी किए जा रहे हैं। हालांकि अतिक्रमणकारी डीएफओ के आदेश के खिलाफ न्यायालय की शरण ले सकते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मिनी स्विट्जरलैंड, चोपता, दुगलबिट्टा, बनियाकुंड, पौथीबासा, मस्तूरा सहित कई अन्य क्षेत्रों में अवैध रूप से कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के अंतर्गत अतिक्रमण करने वाले 59 लोगों को विगत 6 माह पूर्व ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इस बीच लॉकडाउन होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। वन विभाग को कई शिकायतें ऐसी भी मिली कि स्थानीय लोगों की ओर से तहसील प्रशासन से टेंट लगाने की अनुमति मांगी गई थी और स्थानीय लोगों ने टेंट की जगह पक्का निर्माण कर दिया है और फिर बाहरी लोगों को टेंट, ढाबे आदि मोटी रकम में लीज पर देने या फिर बेच दिया जाता है। ऐसे मामलों में प्रशासन की ओर से एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। बताना चाहूँगा कि जो चोपता और उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो मक्कू और उसाड़ा 2 वन पंचायतों के अंतर्गत आता है। ये दोनों ही वन पंचायत आरक्षित वन क्षेत्र से बनी है और वर्तमान में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग और रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के अंतर्गत ये क्षेत्र दोनों वन पंचायत आती है। तो पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में अस्थायी टेंट लगाने की अनुमति स्थानीय युवकों द्वारा ली गई थी और फिर उन टेंटों को जो है पक्का निर्माण करके वन भूमि पे अतिक्रमण किया गया। 21 दिसंबर से उत्तराखंड विधानसभा में 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू होने पर कांग्रेस ने 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र पर सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव विधायक मंगलौर काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया है कि इतने कम समय में प्रदेश के विकास के मुद्दे कैसे रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि चर्चा, संवाद व प्रश्नोत्तर लोकतंत्र की नींव है और राज्य में विधानसभा इसके लिए सर्वोच्च स्थान है, जबकि नियम अनुसार साल में 60 दिन विधानसभा का सत्र चलना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार में बीते 3 सालों में 30 दिन भी सत्र नहीं चल पाया। सत्र का कम चलना मतलब जनता की आवाज को घोटना है। जनता कोई सवाल ना पूछ ले, इससे बीजेपी सरकार विधानसभा सत्र को चलाना ही नहीं चाहती। प्रदेश में किसान बेहाल है, युवा बेरोजगार है, बीजेपी सरकार खुद भ्रष्टाचार में घिरी हुई है। ऐसे में विधानसभा सत्र को चलाने में बीजेपी हिचक रही है। बहुत बुरी तरह परेशान है, युवा बहुत परेशान है, युवा बेरोजगार है। युवाओं के रोजगार को लेकर हमारा पार्टी का संगठन यूथ कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगा। उस विषय को हम विधानसभा के बाहर सड़कों पर भी और विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे। किसानों के ये जो कानून नए बने हैं ये किसान विरोधी हैं, इनको भी हम विधानसभा में लेकर आएंगे। और एक विषय गंभीर है इस इलाके का कि अभी तक गन्ने का भाव तय नहीं हुआ। हम सरकार से कहेंगे कि महंगाई के अनुकूल, महंगाई जितनी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है उसी के हिसाब से गन्ने का भाव तय करे और पिछला जो रुका हुआ भुगतान है वो भी यथाशीघ्र किसानों का भुगतान करवाया जाए। और इसके अलावा धान की परेशानी है, उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ, उस विषय को भी हम विधानसभा में लेकर आएंगे। उधमसिंह नगर जिले में लगातार बढ़ते नशे के कारोबार को देखते हुए जहां पुलिस ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई अभियान चलाया है, तो वहीं नशे के इंजेक्शन व दवाइयां बेचने वालों के खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर ने भी मुहिम छेड़ रखी है। ड्रग इंस्पेक्टर ने पुलिस को साथ लेकर दिनेशपुर के एक किराने की दुकान में छापा मारकर भारी मात्रा में नशे के कैप्सूल और इंजेक्शन बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने दुकान स्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह ने लगभग आधा दर्जन मेडिकल स्टोरों पर भी छापा मारा, जिसमें टीमों ने मेडिकल स्टोरों से नशे के कैप्सूल और इंजेक्शन भी बरामद किए, जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने दोनों मेडिकल को सील कर दिया। ड्रग इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि दिनेशपुर क्षेत्र में मेडिकल स्टोरों के साथ ही किसानों की दुकानों पर भी नशीली दवाइयां बेची जा रही। महामंडल है ड्रग कंट्रोल एंड लाइसेंस अथॉरिटी, उनके आदेशों पर आज जो है दिनेशपुर क्षेत्र में जो है मेडिकल स्टोर की जा रही थी। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने नाम छुपाने के तर्ज पे बताया कि बंसल किराना मेडिकल स्टोर में जो है नशे की दवाइयाँ या कुछ दवाइयाँ बेची जाती हैं कैप्सूल टाइप। तो उसके बाद हम यहाँ पर आए, हमने जांच करी तो हमें अंदर से कुछ कैप्सूल्स और कुछ टैबलेट्स मिली हैं, जो कि हमने फॉर्म 16 पर सीज कर दी हैं और इसमें जो है पुलिस द्वारा NDPS एक्ट लगाया जा रहा है। खटीमा क्षेत्र में अवैध तरीके से जंगल से लकड़ी कटान का मामला सामने आया। वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक सूचना के तहत एक ट्रक में खैर की लकड़ी ले जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वन कर्मियों ने गाड़ी का पीछा किया, जिसमें से 13 नग खैर की लकड़ियां बरामद की गई हैं। हालांकि इस दौरान वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वन विभाग ने लकड़ी बरामद कर तस्करी में इस्तेमाल की जा रही गाड़ी को सीज कर कार्रवाई की है। गाड़ी में मिले दस्तावेजों के अनुसार मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
कल जो है 18 तारीख की बात है, मुझे कुछ सूचना मिली थी दूरभाष पर, तो मैंने तुरंत एक टीम गठित करी अपने स्टाफ की जो है, और जो मेरे अनुबंधित वाहन है सरकारी जो है उसको मैंने टीम के साथ जो है भेजा। भेजने के बाद पता चला कि जो है एक गाड़ी जो है कैंटर में कुछ लकड़ी लदी हुई आ रही है जो अवैध है करके, तो मैं तुरंत हमारे स्टाफ के द्वारा टोल प्लाजा होते हुए इस गाड़ी का पीछा किया गया। पीछा करके बक्सोरी में इसको जो है पकड़ लिया गया। जो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2010 से 2014 के बीच नाबालिग के साथ हुए दुराचार मामले पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि वो फरवरी में सीजेएम हरिद्वार के यहां केस दायर करें। अगर वहां से निर्णय उनके हित में नहीं आता है तो कोर्ट मार्च में उनके द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी और मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर विचार करेगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि प्रणव पांड्या के संबंध उच्च लोगों के साथ होने के कारण उन्होंने पुलिस से मिलकर पर्याप्त सबूत होने के बाद भी केस में अंतिम रिपोर्ट लगा दी और केस को बंद करा दिया। मामले के अनुसार अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 2010 से 2014 में छत्तीसगढ़ के एक गरीब माता पिता ने अपनी नाबालिग 14 साल की पुत्री को देहरादून निवासी प्रणव पांड्या के और उनकी पत्नी के यहाँ काम करने के लिए छोड़ा था। प्रणव पांड्या ने 14 साल की नाबालिग के साथ कई बार दुराचार किया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने उनकी पत्नी से की तो उसने नाबालिग को डरा धमकाकर उसका मुंह बंद करा दिया। याचिकाकर्ता की मांग है कि इनका खाता सील करने के साथ ही उत्तराखंड में इनके द्वारा संचालित की जा रही चार्टर्ड यूनिवर्सिटी पर भी कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि पांड्या शांति कुंज आश्रम के प्रमुख श्रीराम शर्मा के दामाद हैं। पीड़िता ने पांड्या की पत्नी शैलजा के खिलाफ दिल्ली के विवेक विहार में भी 0 FIR दर्ज करवाई थी। आज याचिका संख्या 209/2020 कार्यवाहक न्यायमूर्ति श्री रवि कुमार मलिमत एवं न्यायमूर्ति श्री आलोक वर्मा जी की कोर्ट में लगी थी, जिसमें मेरे द्वारा ये मांग की गई थी कि जो शक्ति सिंह नाम की लड़की जिसने रेप की FIR दर्ज कराई थी प्रणव पांड्या और उनकी पत्नी के ऊपर, उसको किस तरीके से अपने प्रभाव से, राजनीतिक प्रभाव, धन बल के प्रभाव से, अपने संपर्कों से उसमें पांड्या जी ने FIR लगवा दी थी। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।